नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर नेविगेशन वाला टॉपिक पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, आज की जो चर्चा है वो स्पेस टेक का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, नेविगेशन, या इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं नौवहन, या इसको बोलते हैं नौवहन। नेविगेशन या नौवहन के नाम से इसको जाना जाता है। हम देखते हैं कि सुना भी होगा कि नौवहन क्या होता है, इसके बारे में बहुत प्रचलित नाम है ये नौवहन, नेविगेशन। इसको लेके अपन चर्चा करते हैं। नौवहन क्या होता है, ये एक मान के चलो कि ये जीपीएसओं का मतलब उपग्रहों का एक समूह है, उपग्रहों का समूह, उपग्रहों का समूह है। और उन उपग्रहों को बेस मानकर ही, इन उपग्रहों का बेस मानकर ही किसका निर्माण किया जाता है, नेविगेशन का निर्माण किया जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि नेविगेशन का निर्माण उपग्रहों के समूह के आधार पर होता है। तो बात आती है कि नेविगेशन के लिए मिनिमम कितने उपग्रह चाहिए। ध्यान रखना, जैसे आपने नाम सुना होगा अक्षांश, आपने नाम सुना होगा देशांतर, नाम सुना होगा ऊंचाई, और नाम सुना होगा समय। ये जब चार शब्द आपने सुने हैं, एक्स, वाई, जेड और टी, नौवहन को स्थापित करने के लिए हमें इन चार चीजों की आवश्यकता होती है, एक्स, वाई, जेड, टी। माना कि ये काम कैसे करता है वो बाद की बात है, पहले ध्यान रखो। अक्षांश को किससे निर्देशांक दिया, एक्स, देशांतर को वाई, ऊंचाई को जेड और समय को टी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नौवहन के लिए मिनिमम कितने उपग्रह चाहिए, चार। नौवहन के लिए मिनिमम न्यूनतम जो सैटेलाइट चाहिए वो चार ही सैटेलाइट चाहिए, चार से कम में तो काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि यदि हम किसी वस्तु, ध्यान रखना, नेविगेशन क्या करता है, बताने का काम करता है, स्थिति बताने का काम करता है, इसका काम होता है स्थिति बताने का। तो ये कोई वस्तु है माना कि, या ये कोई आदमी है, इसके बारे में हमें जानना है। तो हम इसके बारे में क्या क्या जानेंगे, ध्यान से सुनना। कितने अक्षांश पर है, ठीक है, कितने देशांतर पर है ये भी हम जानेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है ये भी हम जानेंगे, और अभी समय क्या हो रहा है ये भी हम जानेंगे। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के बारे में जानकारी देना नेविगेशन कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन हो गई, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में सटीक जानकारी देना नेविगेशन कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्या कहलाता है मेरे भाई, नेविगेशन कहलाता है। बात क्लियर होगी, नेविगेशन। और इस नेविगेशन के लिए हमें उपग्रहों की आवश्यकता होती है, इन चीजों को जांचने के लिए उपग्रहों की आवश्यकता होती है। और उपग्रह जैसे एक अक्षांश होता है, एक देशांतर होता है, एक ऊंचाई होता है और एक समय होता है। तो मिनिमम नेविगेशन को स्टार्टअप करने के लिए हमें कितने उपग्रह चाहिए, चार चाहिए। चार से कम में काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। पूरी पृथ्वी की बात करता है, क्योंकि नेविगेशन जो है पूरी पृथ्वी पर ही काम करेगा, जो पूरी पृथ्वी है इस पे ही काम करेगा, ध्यान रखना इस बात को।
अब वो अगर बड़े स्तर पर काम करेगा तो अलग नाम होगा, और छोटे स्तर पर करेगा, जैसे भारत की जानकारी देगा तो अलग बात हो गई, और यदि पूरे विश्व की जानकारी देगा तो अलग बात हो गई, वो एक डजंट मैटर। ठीक है डियर। अच्छा, तो उपग्रहों का समूह जो है, ये उपग्रहों का समूह है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों? उपग्रहों का एक समूह है, तो पृथ्वी के बारे में जानकारी करता है। तो अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और समय XYZ T, ये 4 लगातार कंटिन्यूअस बिंदु है। इन बिंदुओं को आप डायरेक्टली ध्यान रखना कि XYZ और T, ये 4 सैटेलाइट हमको मिनिमम चाहिए। तो ये क्या बताते हैं? किसी वस्तु की स्थिति बताएंगे, उसकी पोजीशन क्या है, और पोजीशन के अंदर ये 4 मेजरमेंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मिनिमम कितने सैटेलाइट चाहिए? 4 सैटेलाइट चाहिए। बात क्लियर हो गई कि ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, और इन 4 चीज़ों को बेस मानकर ही हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये होता है नेविगेशन। बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि नेविगेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब नेविगेशन के कुछ टाइप हैं। ट्राइलेटरेशन का एक सिद्धांत चलता है, कभी बात करेंगे ट्राइलेटरेशन पे अपन बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें ट्राइलेटरेशन के सिद्धांत के अनुसार अपन चर्चा करते हैं किसी बात को लेके। तो अब आगे आइए, ठीक है। तो अब आओ मेरे साथ ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं कि ये जो नेविगेशन है, ये तो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो नेविगेशन है डियर, ये 2 प्रकार का है। कितने प्रकार के? भाई जो नेविगेशन है ये कितने प्रकार का है दोस्तों? 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है, जैसे कि हम बात करते हैं कि नेविगेशन को 2 टाइप्स में बांटा गया, और 2 टाइप्स में बांटा गया। पहला प्रकार क्या है, आप समझना कि जो पहला प्रकार है वो क्या है, इस बात को समझो। तो पहला प्रकार है वैश्विक। पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? वैश्विक। और दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? क्षेत्रीय। पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? वैश्विक। और दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रीय। एक वैश्विक हो गया और एक क्षेत्रीय हो गया। यहां समझना चीजों को, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। मैं नेविगेशन की बात कर रहा हूं, 2 प्रकार के हैं, एक वैश्विक और एक क्षेत्रीय। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा यदि हम बात करें, तो मैंने कहा कि वैश्विक जो वो नेविगेशन होते हैं जो विश्व स्तर पर काम करते हैं। वैश्विक नेविगेशन वे होते हैं जो विश्व स्तर पर कार्य करते हैं, और क्षेत्रीय नेविगेशन वो होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब वैश्विक नेविगेशन के लिए न्यूनतम कितने सैटेलाइट चाहिए? भाई 4 तो स्टार्टअप के लिए चाहिए, और अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम कितने चाहिए, तो आप ये बात ध्यान रखना, वैश्विक नेविगेशन के ट्राइलेटरेशन के सिद्धांत के अनुसार कितने चाहिए? मिनिमम 24। जिस नेविगेशन के अंदर कितने उपग्रह हैं मेरे भाई? 24 उपग्रह हैं। ध्यान रखना, जिस नेविगेशन के अंदर 24 उपग्रह हैं वो वैश्विक नेविगेशन है, और जिसके अंदर 24 से कम है, 24 से कम है, वो क्षेत्रीय नेविगेशन है। लो बात खत्म। जिसमें 24 से ज्यादा है वो वैश्विक नेविगेशन होगा, और जिसके अंदर 24 से कम है वो क्षेत्रीय नेविगेशन होगा, ट्राइलेटरेशन के सिद्धांत के अनुसार। बात क्लियर होगी? क्योंकि अभी हम ट्राइलेटरेशन पर बात करेंगे तो मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, 1.5-2 घंटे तो उसी ट्राइलेटरेशन पर निकल जाएगा, नेविगेशन अपन भूल जाएंगे, है ना। तो उस पर अलग से चर्चा रहेगी, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो वैश्विक, विश्व स्तर 24 सैटेलाइट इसके अंदर आए, और क्षेत्रीय किसी विशेष क्षेत्र से जो 24 से कम होते हैं वो क्षेत्रीय नेविगेशन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब हमें उस बिंदु पर जाना है कि वैश्विक नेविगेशन विश्व में कितने हैं और क्षेत्रीय नेविगेशन जो है वो विश्व में कितने हैं। ये दोनों चीजें हमें पता लगनी चाहिए। तो बात क्लियर हो गई कि नेविगेशन क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति या के बारे में बताता है। तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट होते हैं, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और समय। और फिर हमने देखा कि नेविगेशन के 2 टाइप्स हैं, एक वैश्विक और एक क्षेत्रीय। वैश्विक वे होते हैं जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, जिनके अंदर मिनिमम 24 उपग्रह होते हैं, वो वैश्विक होते हैं। और जिनके 24 से कम होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं, किसी और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं, उनको हम क्षेत्रीय नेविगेशन बोलते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो नेविगेशन है ये 3 तरीके से काम करता है। जैसे ये उपग्रह है, ये तो ऊपर लगे रहते हैं, ये ग्राउंड कंट्रोल है, ये जो कंट्रोल रहता है यहाँ से, और एक रिसीवर होता है। एक क्या होता है, रिसीवर। ये 3 बड़े पहलू होते हैं, मतलब एक पहलू ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। मतलब नेविगेशन के यदि आपसे पूछा जाए कि कितने मतलब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो ये ग्राउंड कंट्रोल होता है, ये सैटेलाइट होता है जो अंतरिक्ष में लगा रहता है, और ये रिसीवर होता है जो चीज़ों को ग्रहण करने का काम करता है। जैसे हम उपभोक्ता है, रिसीवर बोले तो उपभोक्ता, कि यहाँ पर आ जाते जी, ये कंट्रोल होता है पूरा का पूरा। इस तरीके से ये काम करता है कौन, नेविगेशन। 3 पहलू होते हैं, 3 मतलब 3 इसके भागों में वर्गीकरण, क्लासिफाइड इसको किया गया है। ठीक है बेटा, ये बात इसके अंदर होती। चलो आगे की हम बात करते हैं इसके बाद। अब हम ये देखते हैं कि वैश्विक नेविगेशन कौन सा है। ध्यान सुनना, हम ये देखते हैं कि वैश्विक कौन सा है और क्षेत्रीय कौन सा है। तो ध्यान से सुनना, वैश्विक की अपन बात करेंगे तो वैश्विक नेविगेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो वैश्विक के अंदर हम जब चर्चा करते हैं बेटा, तो कौन कौन से नाम आते हैं। देखो, सबसे पहला नाम आता है जीपीएस, नंबर 2 नाम आता है ग्लोनास, नंबर जीपीएस, ग्लोनास। अब एक नाम भी ऐड हो गया है, कंपास, और अब एक नाम भी है गैलीलियो। अब ये सब वैश्विक में ही चले गए हैं, अब ये सारे के सारे वैश्विक में ही चले गए। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, काफी बार वो इन्हीं को मिलान करवा लेता है बैठा बैठा, उसका दिमाग खिसक गया एग्जामिनर का। तो जीपीएस किसका है, अमेरिका का। ग्लोनास किसका है, रूस का। कंपास किसका है, चीन का। गैलीलियो किसका है, यूएसए का। ये लो, इनको भी काफी बार वो एग्जाम में पूछ चुका है कि इधर नेविगेशन, इधर कंट्री के नाम, और कहता है मिलान करो। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा क्या है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कंपास है इसका नाम है बीडू, इसको बीडू के नाम से भी जाना जाता है। कि बीडू किसका नेविगेशन है, तो भी आपको बताना पड़ेगा। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों जो है विश्व स्तर के कब हुए, 2020 में, 2021 में ये वैश्विक में प्राप्त किया है दर्जा। इससे पहले ये क्षेत्रीय के अंदर थे। 2020-21 में इन्होंने अपना दर्जा प्राप्त किया है वैश्विक होने का। मतलब इनको एक सुख प्राप्त हुआ है वैश्विक होने का, बाकी इनको ये सुख नहीं था कि ये वैश्विक होए, ये सुख इनके पास बिल्कुल भी नहीं था। इनको सुख ये बाद में मिला, वैश्विक होने का जो सुख है ये इनको बाद में मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो वैश्विक होने का जो सुख मिला वो इस तरीके से मिला, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई समस्या भी नहीं। तो जीपीएस, अमेरिका, रूस, चीन, यूएसए, ये बात इधर हो। अब ये सारे के सारे वैश्विक हैं। आपको ध्यान रखना है, जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला वैश्विक कौन सा है, प्रथम वैश्विक, मतलब प्रथम, ये है प्रथम नेविगेशन है ये वाला।
और आपको पता है कि जीपीएस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जीपीएस को पूरी दुनिया भी जानती है कि साहब कोई जीपीएस जैसा कोई शब्द हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। ये भी पूरी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जानती है कि जीपीएस जुड़ा हुआ। ग्लोनास किसका है? रसिया का है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और रखनी ही पड़ेंगी, इनको हम भूल नहीं सकते। ठीक है बेटा, चलो अब अपन, ये तो वैश्विक हो गए, अब हम देखते हैं क्षेत्रीय के अंदर कौन सा नेविगेशन आता है। जब हम क्षेत्रीय नेविगेशन की बात करते हैं कि रीजनल नेविगेशन, क्षेत्रीय की जब मैं बात करता हूं तो क्षेत्रीय के अंदर एक शब्द आता है IRNSS। IRNSS या इसको एक नाम देते हैं नाविक। और ध्यान रखना बात एक ही है, और ये किसके हैं? इंडिया के। इंडिया बोलो, हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, एक ही बात है। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक ही बात है। जैसे इंग्लिश में IRNSS तो हिंदी में नाविक मतलब भारत, कोई बड़ी बात नहीं भाई। हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, IRNSS बोलो, नाविक बोलो, एक ही बात है। तो क्षेत्रीय स्तर में आता है नाविक, IRNSS, और वैश्विक स्तर में जो मैंने अभी आपसे चर्चा की वो सारे वैश्विक स्तर के। अब हमें क्या करना है? एक एक के बारे में चर्चा करनी है, एक एक को लेकर चर्चा करनी है कि साहब इसके अंदर ये कौन सा है और ये फॉर्मेट कौन सा है। पूरा विस्तृत रूप से इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि इसके अंदर ये श्रेणी जो है, इस श्रेणी के अंदर क्या क्या सेगमेंट है, वो आपको पूरा का पूरा डिटेल टू ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, एक एक अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा जीपीएस पे। पहला है जीपीएस। अब आती है इसके नाम की बात। तो कुछ लोगों को नाम नहीं पता होगा, लेकिन आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना बेटा। आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखो, जो तैयारी कर रहा है वो फिर इनको भूलता है, तो उसके लिए मतलब अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको नेविगेशन के बारे में, जीपीएस के बारे में बता रहा हूँ, तो ऊँट के मुँह में जीरा डालने के बराबर है। ऊँट के मुँह में जीरा डालने के बराबर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सी बात कही है राहुल सर ने। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पूरी दुनिया जानती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये कौन से कंट्री का है? यूएसए का। ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छी बात कि जीपीएस सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय नौवहन। इसमें एक लाइन सबसे अच्छी आएगी, सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय नौवहन। सबसे अधिक लोकप्रिय नौवहन है कौन? जीपीएस। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नौवहन है जीपीएस, सबसे ज्यादा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरा भाई सबसे अधिक लोकप्रिय नौवहन है जीपीएस। चलो दूसरा सुनना, इसमें वर्तमान में 31 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 31 उपग्रह। 31 सैटेलाइट इसके अंदर जीपीएस में वर्तमान में प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा, इसे पहले नव स्टार के नाम से जाना जाता है। इसे पहले नव स्टार के नाम से जाना जाता था। मतलब ये जो नव स्टार जो नाम है, ये इसका क्षेत्रीय नाम था, इस बात को ध्यान रखना। अब जब ये क्षेत्रीय था तो बात ये आती है कि जीपीएस नाम कब पड़ा। भाई नव स्टार के नाम से ये क्षेत्रीय था, ये बात आपने बता दी, हमने मान भी ली, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
ये जो नव स्टार से जो जीपीएस हुआ है, जब ये नव स्टार से बेटा जीपीएस हुआ है, तब ये कब हुआ, तो ये ध्यान रखना, कुछ सोर्स के अंदर अलग बात मिलती है, कुछ सोर्स के अंदर अलग चीज मिलती है। तो बेटा ये जो जीपीएस नव स्टार से जो जीपीएस हुआ, ये 1995 में हुआ है ना। इस बात को ध्यान रखें। जब हमारा जन्म हुआ, मैं तो ये कहता हूँ जब 95 में मेरा जन्म हुआ, तब मैं ये जीपीएस तब आ गया था। आप देखिए आज कितने साल हो गए हैं जीपीएस को लेके, हम इस पे चर्चा भी कर। तो 1995 में जब जीपीएस आया, तो इसका नाम नव स्टार से जीपीएस कब रखा गया, ये ध्यान रखना, 1995 में इसका नाम नव स्टार से जीपीएस रखा गया। तो जीपीएस जो है, ध्यान रखना कि जीपीएस एक ऐसा सेगमेंट है, ये तब आया, लेकिन इसके बाद में भारत ने बहुत सारी चीज़ों को सामना भी किया है इस जीपीएस के कारण। वो आपको पता होनी चाहिए कि बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि इस जीपीएस के मतलब 7 जो सैटेलाइट है ना, ऐसे मान के चलो भारत के ऊपर ही है। 7 सैटेलाइट जो हैं वो भारत के ऊपर ही काम करते हैं। तो भारत को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे उस समस्या के अंदर भारत का, चाहे उस पहली समस्या के अंदर भारत के लिए, ये भारत के लिए तो नासूर बन चुका है, चाहे वो परमाणु बम का परीक्षण हो। परमाणु बम का परीक्षण भारत ने किया तो समस्या आई। दूसरा, कारगिल का जो वार था, उस समय अमेरिका के द्वारा भारत का सपोर्ट नहीं करना भी एक समस्या थी। परमाणु बम, कारगिल वार, ये दो बड़ी समस्याएं थी कि परमाणु बम जो है ये भी एक बेहतरीन समस्या के अंदर काउंट की जाती है भारत की, और दूसरा करगिल का जो वार था, उस समय पाकिस्तान के अमेरिका के द्वारा भारत का साथ नहीं देना, ये दोनों के दोनों चीज़ें जीपीएस पे टिकी हुई हैं। अब जीपीएस के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने में क्या समस्या आती है, ये चीज़ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, समझ में आनी चाहिए। जीपीएस ने क्या कर रखा है, 2 सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा रखे, 7, ये 7 सैटेलाइट भारत के ऊपर लगे हुए। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, अब यहाँ चीज को समझना, ये 7 उपग्रह लगे हुए हैं। अब ऐसे मानना कि ये कितने उपग्रह भारत के ऊपर लगे हुए हैं, 7। तो ये इस तरीके से हैं, पाँच, 6, 7। अब ध्यान से सुनना कैसे ये सैटेलाइट काम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। और ये मान के चलो, और ये भारत है। ये पहला उपग्रह अभी कहाँ है, भारत के ऊपर। बहुत कंसेप्चुअल चीज है, इसका समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके, कि कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया, जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब उसको सब समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि 7 सैटेलाइट अमेरिका ने भारत के ऊपर इस तरीके से व्यवस्थित है। पहला मान ले कि भारत ये है, ये भारत के ऊपर है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। मैंने आपको नेविगेशन की जब ऑर्बिट पढ़ाई थी, 20,200 पर छोड़े जाते हैं नेविगेशन के सैटेलाइट, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये बताया था इसका आवर्तकाल कितना घंटे होता है, 12 घंटे, पता है ना बेटू। अच्छा, अब एक सैटेलाइट, ध्यान सुनना, बड़े कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर, एक सैटेलाइट 12 घंटे में एक साइकिल पूरा करता है। तो 7 सैटेलाइट, तो 12 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 और 7 पंज 7 छेंगे 42, भाई 7 पंजो 7 एकम 7, तो 12 में यदि हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक में 12 तो 7 में देंगे तो 12/7, 7 सैटेलाइट है। तो एक आया, फिर कितने बचे, 5, 7 और 5 12, तो 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग गया, 50 होगा। ये लो, अब सुनना ध्यान से, अब चीज को यहां समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो 1.8 है ना,
ये क्या है, ये है ये 1.8 जो है वो इनके बीच का गैप है, जिसे बोलते हैं, ये जो गैप है ना इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट मतलब इस समय कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ अगर पहला नेविगेशन भारत के जस्ट अभी ऊपर है, जयपुर में है, तो दोबारा ये जो नेविगेशन का पहला सैटेलाइट है ना जयपुर, देखो भाई भारत के अंदर ही तो जयपुर, मान ले कि पहला सैटेलाइट भारत में जयपुर के ऊपर है, अभी जयपुर के ऊपर है, राजस्थान के ऊपर, अब ये दोबारा इसी जगह आएगा तो इसको कितना घंटे लगेगा, 12 घंटे। भाई पहला सैटेलाइट है, यदि ये जयपुर के ऊपर वापस आएगा तो इसको कितना घंटे लगेगा, 12, क्योंकि एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है, 12, तो 12 घंटे लगेंगे। लेकिन ये जो दूसरा सैटेलाइट है इसको जयपुर के आने में कितना लगेगा, 1 घंटा 8 मिनट। टोटल कितना लगेगा, 1 घंटा 8 मिनट। अब इस दरमियान कुछ नहीं कर सकते। अब 1 घंटे 8 मिनट तो उसको तो बोलते हैं ब्लैंक स्पॉट, इस समय तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये एक अलग बात है कि इस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये सारा का सारा इसके अंदर रह जाएगा, मतलब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि ये जो ब्लैंक स्पॉट जो बना, ये बात आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये एक संयोजित कर रखे हैं। अब भारत बताओ इसमें अगर परमाणु बम करेगा तो कैसे करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि जो 1998 का ऑपरेशन जो शक्ति है, शक्ति ऑपरेशन जिसकी मैं बात करता हूं, जिसपे एक मूवी बनी थी शक्ति ऑपरेशन, जो शक्ति ऑपरेशन है उसकी मैं जब बात करता हूं तो उसके अंदर ये चीज बहुत अच्छे से आती है कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ा काम किया था। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राजस्थान के पोखरण जो जगह है वहाँ आके बैठ गए थे और वहाँ उन्होंने काम झाम स्टार्ट करना किया, क्योंकि हम पोखरण से ही परमाणु का परीक्षण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल भी पथरीला है और दूसरा नेविगेशन का कारण से हम वहाँ पे करते हैं। अब जब कर दिया था, बम उसके अंदर धर दिए थे, उस धरने के बाद बम वगैरह को उसके अंदर इनबिल्ड करने के बाद अटल बिहारी कहते हैं कि परमाणु परीक्षण रोक दो, तो डॉक्टर कलाम कहता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, अब परमाणु परीक्षण होके रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, भारत ने उस समय अमेरिका को भी चकमा दिया था इस जगह पे। वो कैसे दिया था मैं आपको बता दूं। अटल बिहारी से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि सर देखो ऐसा करो, ये जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, तो सारी आर्मी जो है, सारे हथियार जो है, मैंने मिसाइलें जो बनाई हैं उन सबको आप बॉर्डर पर खड़ा कर दो। पाकिस्तान को लगेगा, सॉरी अमेरिका को लगेगा कि भारत किस पर अटैक कर देगा, पाकिस्तान पर, और ऐसी स्थिति आते ही उसका खोपड़ा खराब हो जाएगा और वो अनबैलेंस हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, और वो ये जो 7 नेविगेशन है, इन 7 में से इन 4 को हटा के, किन 4 को हटा के, इन 4 को हटा के पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। जब पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा तो अब भारत पर टोटल कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 12 में 3 का भाग दूंगा मैं, ध्यान सुनना, 12 में 3 का भाग दूंगा तो ये टाइम जो 1 घंटे 8 मिनट था वो कितने घंटे हो जाएगा, 4 घंटे। ये बीच में जो गैप आएगा 4 घंटे होगा, और इस 4 घंटे में मैं गतिविधि को क्या दे दूंगा, अंजाम दे दूंगा। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बुद्धिजीवी प्राणी थे, उन्होंने वैसा ही किया, और कलाम ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समझाया कि अभी तू मेरी बात मान, बाद में सोचना सारी चीज। अमेरिका का डेलीगेशन भारत से बात करने के लिए आया कि बात करते हैं हम, उन्होंने कहा, भारत ने कहा बात कर रहे हैं, टेंशन वाली बात मत ले। वहां बातें चल रही थी और इधर उस अमेरिका तो इस बात को सुलझाने के लिए आया कि भारत पाकिस्तान पर अटैक ना करे, जबकि अमेरिका को पता नहीं कि भारत क्या कर देगा, परमाणु परीक्षण। और ध्यान रखना 11 मई और 13 मई, 11 मई और 13 मई को भारत ने परमाणु का परीक्षण तो किया, एटम टेस्ट तो किया, साथ में कौन सा टेस्ट भी किया था, हाइड्रोजन टेस्ट भी किया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के द्वारा एटम टेस्ट और साथ में ही कौन सा कर दिया था, हाइड्रोजन टेस्ट। इन दोनों को बहुत बड़े स्तर पर किया था, बहुत बड़े लेवल पर ये दोनों टेस्ट किए थे। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में होनी चाहिए, दोनों टेस्ट लगातार करे थे और दुनिया को दिखाया।
और अमेरिका ने दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया कि यार हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल हो गई ना, उसने वहां लगा दिया सैटेलाइट, भारत ने पोखरण से परमाणु परीक्षण कर दिया। इस बात को आप ध्यान रखना। तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया है वो कहां से करता है? पोखरण से। तो ये भी नेविगेशन के कारण भारत को समस्या हुई कि परमाणु परीक्षण जैसे करने के लिए भी भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये पोखरण जो है राजस्थान में पड़ता है। पोखरण के अंदर भी एक जगह है खेतोलाई। पोखरण के अंदर भी कौन सी जगह है? एक बेटा खेतोलाई, वहां से परमाणु परीक्षण किया जाता है ना। और ये पड़ता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर, है ना, वहां पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं भारत को झेलनी पड़ी। तो ये जीपीएस जो है भारत के लिए नासूर बना हुआ है। भारत कुछ भी करता है इसको ये हमारे इंटरफेयर करता है। कुछ चीज़ें हमें इसके डर के करनी पड़ती है, कुछ छुप के करनी पड़ती है, खुले में नहीं कर सकते, क्योंकि भारत इतना वो जो महाशक्तियों में है वो शामिल नहीं है। तो भारत के लिए इनको करना, ये परमाणु परीक्षण जैसे करना, ये अनैतिक गतिविधियों के अंदर भारत को काउंट कर लेते हैं लोग। वैसे भारत बहुत शालीन देश है कि किसी पर इस तरह की हरकतें नहीं करता, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये लोग हमेशा डर के रहें, दब के रहें। लेकिन भारत ने, अटल बिहारी ने ये काम बहुत अच्छा किया था। हम तो धन्यवाद करते हैं अटल बिहारी जी को, जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया और बड़े स्तर पे ये चीज़ हुई। ये तो बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। चलो, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जीपीएस क्या है? भारत के लिए समस्या है, ये बात मैंने बता दी। अब कारगिल के वार में और क्या समस्या हुई? करगिल का जो वार हुआ उसमें क्या समस्या करी? नवाज शरीफ था उस समय। कारगिल के वार में आपको पता है कि नवाज शरीफ था, है ना। ऐसे देख समझो चीजों को। पाकिस्तान कौन बैठा है? नवाज शरीफ, शायद वही है नवाज शरीफ। शायद पाकिस्तान में उस समय नवाज शरीफ ही था प्रधानमंत्री। चलो इस नाम को अपन इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है मेरे को भी। तो देखो, ये पाकिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान है। ये लो, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी का जो क्षेत्र है इस पर कब्जा यहां पर किसका है? पाकिस्तान का, ठीक है। और इधर जो है तलहटी में है वो भारत है। इस तलहटी में कौन है दोस्तों? भारत। समस्या क्या है कि भारत वाले गर्मियों में इस पहाड़ी पर ही रहते हैं। गर्मियों में भारत वाले इस पहाड़ी पर रहते हैं, भारत का भाग है। लेकिन ये चरावाहा वगैरह जो जाते हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी। जैसे सर्दियां आती हैं भारत वाले नीचे आ जाते हैं कि कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं आएगा। तो चरावाहाओं ने उनको, पाकिस्तान वालों को इन्फॉर्मेशन दी कि जाओ आप पाकिस्तान। भारत वाले तो गए नीचे, राशन वासन पड़ा हुआ है, लेके नहीं आते। तो उन लोगों ने क्या किया? इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो झगड़ा तो लाजमी था भाई, झगड़ा होना तो लाजमी था। अब भाई साहब, भारत में कौन बैठा है? अटल। भारत में कौन बैठा है? अटल, अटल जी। इधर अमेरिका जो है वहां कौन बैठा है? बिल क्लिंटन। देखना भारत का दिमाग कैसे खिसकता है अब। बिल क्लिंटन, ये जो बिल क्लिंटन था, और इधर हमारे कौन थे? अटल जी। ये बिल क्लिंटन और ये कौन है? अटल। इन दोनों के बीच में बात हो रही है। अटल जी बिल क्लिंटन से कह रहे हैं कि यार भाई बिल क्लिंटन, बात सीधी सी ये है कि तेरे पास है जीपीएस। तेरे पास क्या है? जीपीएस है। और तू इस जीपीएस की सहायता से मुझे ये बता सकता है कि इस पहाड़ी पर पाकिस्तान के लोग कितने। तू बता सकता है, तू चाहे ना तो ये बात मुझे बता सकता है कि इस पहाड़ी पर पाकिस्तान के लोग कितने हैं। ये बात तू बहुत अच्छे तरीके से मुझको बता सकता है। बिल क्लिंटन हंस गया भारत के ऊपर। उसने कहा गलत बात अटल जी, गलत बात। ऐसे नहीं होता अटल जी। मैं किसी देश के अंदर हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मैं किसी देश की प्राइवेसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं राजा हूं तो मैं किसी, दो जनता है, दो जनता लड़ रही है तो सपोर्ट नहीं करूंगा।
अमेरिका को राजा वाली फीलिंग आई कि हम राजा हैं, उसको ये नहीं पता कि भारत तो राजाओं का ही देश है। अटल ने कहा कि कोई बात नहीं बिल क्लिंटन, ये युद्ध तो मैं जीत ही लूंगा। और आपको पता है उस समय एक बड़ा फेमस डायलॉग चला था कि पाकिस्तान वालों ने कहा, भारत वालों सैनिकों के बॉडी वॉडी मतलब फंस गए थे, भारत वाले आर्मी वाले ले गए थे लाशों को पाकिस्तान वाले, तो उन्होंने कहा था कि हमें रवीना टंडन दे दो और बॉडी ले लो। तो भारत ने कहा कि शायद वो नवाज शरीफ ही था, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा आइडेंटिफाई। भारत वालों ने कहा कि प्रधानमंत्री दे दो और रवीना टंडन ले लो। और उस समय पाकिस्तान की एक मोहतरमा थी, पाकिस्तान की एक मोहतरमा थी, उसने एक बात कही थी। पाकिस्तान की मोहतरमा ने अटल जी के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि अटल जी यदि मेरे से शादी कर लें तो मैं मुंह दिखाई की रस्म में जम्मू कश्मीर मांगती। अटल जी से कहा था कि अटल जी यदि मुझसे शादी कर लें, मैं अटल जी से शादी करना चाहती हूँ। और एक मोहतरमा थी, उसने कहा था और यदि मेरी शादी हो जाती है तो मैं मुंह दिखाई की रस्म में जम्मू एंड कश्मीर मांग लूंगी, जम्मू कश्मीर मांगू। तब अटल जी ने, बड़े लाजमी स्वभाव के थे अटल जी, बड़े मतलब बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे 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 व्यक्तित्व के धनी थे अटल जी। तो अटल जी ने कहा था कि मुंह दिखाई में जम्मू कश्मीर तो दे दूंगा लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान ले लूंगा। कि मुंह दिखाई में जम्मू कश्मीर तो दे दूंगा लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए मुझे। तो वो वाली बात थी। तो वो तो एक मजाक की बात हो गई। करगिल का वार भारत ने जीता और अटल जी के दिमाग में आया कि आज बिल क्लिंटन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो अटल जी ने कह दिया कि मेरा खुद का भी नेविगेशन होगा। अटल जी ने स्पेशली बोल दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा खुद का नेविगेशन होगा, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे खुद देश का नेविगेशन होगा। आज अमेरिका तुम मुझे नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आएगा जब सब कुछ मेरे पास होगा, जब नेविगेशन मेरे पास होगा, सारे तामझाम जब मेरे पास होंगे, तब तुम देखना कि उस दिन क्या होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नेविगेशन का जो सपना था भारत के संदर्भ में, वो अटल जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा। भारत ने करगिल का वार भी जीता और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके पटक दी भारत ने, और बिल क्लिंटन धरा का धरा रह गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये अमेरिका जो है हमेशा इनडायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और करता रहेगा, इसमें नो डाउट, और हमेशा करेगा, क्योंकि इसको लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मेरा कोई भी हितैषी नहीं। ये करता और करने दो, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्यों करता। करो ना भाई, हम तो कहता खूब कर, कोई टेंशन नहीं, हम तो हाथ जोड़े थे। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। चलो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये दो बड़ी समस्याओं से भी भारत को गुजरना पड़ा इस नेविगेशन के कारण। ठीक है, अब ये जो नेविगेशन होते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वैश्विक हो, ये दो प्रकार की सेवाएं देता है। जैसे मैंने बता रहा हूँ, अभी अमेरिका की बात चल रही है तो जीपीएस से रिलेटेड तो उसमें बता देते हैं कि नेविगेशन हमें दो प्रकार की सेवाएं देता है, हमेशा ध्यान रखना। और वो दो प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी हैं, इस चीज़ को समझो। नौवे, सेवाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं। इसमें सेवाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं। पहली सेवा क्या है उसको समझें, और दूसरी सेवा जो है वो क्या है उसको समझें। पहली जो सेवा है मेरे भाई, पहली सेवा की अपन बात करते हैं तो वो होगी मतलब प्रतिबंधित सेवा। पहली जो सेवा है वो है नागरिक सेवा, या उसे बोलते हैं नागरिक सेवा। और एक होती है प्रतिबंधित सेवा। नागरिक सेवाएं एक होती हैं, प्रतिबंधित सेवाएं। अब इन दोनों में क्या अंतर है कि नेविगेशन जो एक सेवा देता है वो नागरिक है, दूसरी सेवा जो देता है वो प्रतिबंधित है। अब हम जब नागरिक सेवाओं की बात करते हैं, ध्यान रखना,
जब हम नागरिक सेवाओं की बात करते हैं कि ये नागरिक सेवा है और ये हमारे किस काम की है, तो आप एक बात को ध्यान रखना कि नेविगेशन जो सेवाएं हमारे मोबाइल में चलती हैं, जैसे जीपीएस की कोई भी सेवा जो हमारे मोबाइल में है, समझ रहे हो, मोबाइल सेवा या यूज करते हैं, वो सेवाएं सारी की सारी कौन सी होती हैं? नागरिक सेवाएं होती हैं। कि ऐसी सेवाएं जिनका प्रयोग हम मोबाइल के अंदर करते हैं वो सेवा नागरिक सेवा होती है, और ऐसी सेवाएं जिनका उपयोग हम मोबाइल के अंदर नहीं करते वो प्रतिबंधित सेवाएं होती हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये लगेगा कि साहब अंतर क्या है यार, समझ में नहीं आई गुरुजी बात। कोई बात नहीं, जनरल समझो। आप मुझे बताओ, आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आपको ढूंढना है राजस्थान यूनिवर्सिटी, आपको ढूंढना है लाल किला, रेड फोर्ट। तो आप यहां खड़े हो, अब आपके हाथ में मोबाइल है, आपने रेड फोर्ट डाला तो सबसे पहले जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में ये आ गया साहब, पहुंच गए राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप यहां से दिल्ली गए, दिल्ली में जाके आपने डाला कि लाल किला कहाँ है, तो उसने बताया कि ये रहा लाल किला, बता दिया ना। अब आप इसी मोबाइल में लिखो रामू कहाँ है, आपने लिखा इसी मोबाइल में रामू कहाँ है, बता देगा कि नहीं बताएगा। किसी आदमी को लोकेट कर लेते हैं कि हम नहीं कर पाते, नहीं बताएगा। आपने अपने मोबाइल में डाला डीआरडीओ की अग्नि 5 मिसाइल कहां धरी है, तो ऐस थोड़ी बताता है वो कि लो साहब ये रखी मिसाइल, बता देगा क्या? नहीं बताएगा। तो बाकी बात समझ। तो जिन चीजों को आपके लिए सुगम बना रही है, जो चीजें आपके लिए फायदेमंद है वो अलग चीज है, और वो एक बिल्कुल भी अलग चीज है। आप उन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, अलग अलग ही रखनी पड़ेंगी दोनों बातें। तो ध्यान रखना, जिन सेवाओं का प्रयोग हम मोबाइल के अंदर नहीं कर पाते, जैसे उसके अंदर इसरो और डीआरडीओ आते हैं, वो सेवाएं प्रतिबंधित होती हैं। अब क्लियर हो गया सबको कि साहब कौन सी सेवाएं हैं? इसरो और डीआरडीओ की जो सेवाएं हैं या सैन्य सेवाएं जो होती हैं या जो बड़े स्तर की सेवाएं होती हैं, प्रतिबंधित सेवाओं के अंदर काउंट की जाती हैं, जबकि नागरिक सेवाओं के अंदर मोबाइल सेवाएं आती हैं। ठीक है, तो हमारे मोबाइल में जितने भी हम फंक्शन जीपीएस के यूज कर पाते हैं, समय देख पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं, जो भी है, किसी को रास्ता मैपिंग कर पाते हैं, जितने भी हम काम मोबाइल के अंदर कर पाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो नागरिक सेवाओं के अंदर आएंगे, और जो नहीं करे जाते वो सारे के सारे प्रतिबंधित सेवाओं के अंदर काउंट हो। जो नहीं हो पाती चीज़ें वो प्रतिबंधित के अंदर आएंगी, और जो हो पाती हैं वो मोबाइल के अंदर आसानी से आ जाए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा सर्कुलेट हो रहा है सिस्टम, तो कोई दोहराए इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। चलो ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई, अगला पॉइंट पे चलते हैं। ये बात हो गई। अच्छा चलो अगला, अभी ये तो था जीपीएस को लेके, ये तो सारी बातें जीपीएस को लेके थी कि जीपीएस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, पूरी दुनिया इसको जानती है, ये अमेरिका का, ये बात तो उसको लेके हो गई कि भारत के साथ क्या क्या समस्या। इसके बाद हम बात करें दूसरा, देखो विदेशों से हमें ज़्यादा लेना देना कम ही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, वो भारत से आएगा। लेकिन वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उनको लगता है नहीं नहीं साहब आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, और बिल्कुल सही बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, तो हम बताना ज़रूरी होता है बेटा। बाकी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आया था। देखो ग्लोनास 2017 आईएएस में आया था, तो बताऊंगा। ग्लोनास रूस, रूस का है। चलो बेटा, ये जो ग्लोनास है इस पे काम, ये भी विश्व स्तर का है, विश्व स्तर का है, ये विश्व स्तर का है, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं है। ग्लोनास जो है ये ज़्यादा फेमस है नहीं, इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, मतलब ग्लोनास को इस दुनिया में कोई ज़्यादा नहीं जानता है, बहुत कम लोग हैं जो इसको जानते हैं। क्योंकि ये आपको मैं बता दूं, काम तो 1983 कुछ सोर्स में 1987 मिलता है, तब से कर रहे हैं कार्य, तो इसमें कब से चल रहा है? तब से चल रहा है, लेकिन ये कार्य नहीं हो पाया था क्योंकि 1990 में रूस का विघटन हो गया। विघटन होने के कारण ये काम आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं पाया,
और ये रुक गया, इस काम को रोका गया और ये काम रुक गया, और रुकने के कारण ये काम पूरा नहीं हो पाया। फिर ध्यान रखना, इस रूस के साथ जब भारत और अमेरिका के बीच तनबन हो गई थी, तो रूस का भारत ने कहा कि देख यार रूस, तू भी एक ही चीज से परेशान जीपीएस से, और मैं भी एक ही चीज से परेशान जीपीएस। इस जीपीएस का तोड़ निकालते हैं, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, तू बस अपना नेविगेशन स्थापित कर और मेरे नेविगेशन स्थापित करने में तू मदद करना। रसिया ने कहा कि तेरा जैसा दोस्त हो तो टेंशन की बात नहीं है यार, तेरा जैसा दोस्त हो ना तो दिल खुश हो जाता है। रसिया ने कहा बिल्कुल। तो ध्यान रखना, भारत और रूस के सहयोग से 2011 में इसे वैश्विक बनाया गया। 2011 में इसे वैश्विक बनाया गया और कार्य क्या हुआ मेरे भाई, पूर्ण हुआ। कार्य क्या हुआ इसका, पूर्ण हुआ। कब, 2011 में। कब हुआ कार्य पूर्ण मेरे भाई, 2011 में दोस्तों इसका क्या हो गया, कार्य पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया कार्य। अब बात ध्यान से सुनना, और इसका नाम क्या आ गया, ग्लोनास। और जैसे ही ये आया तो भारत ने एक शर्त इसके साथ रखी थी कि देख, जो सेवा हमको अमेरिका नहीं देता वो सेवा परिस्थितियां आने पर तू हमको देगा। रूस ने कहा बोल दे, अभी भी बोल दे, टाइम है। भारत ने कहा एक ही बात है कि रसिया मुझे सैनिक क्षेत्र में या सैन्य क्षेत्र में कोई भी सेवा नहीं देता है, ये अमेरिका, तो उस क्षेत्र में तू मदद करेगा क्योंकि अपन तो दोस्त हैं। और बिल्कुल रसिया ने जो बात भारत से कही थी उस बात में वो खरा रहा। और ये जो ग्लोनास जो है ये भारत को सैन्य क्षेत्र में सेवा देता है, भारत को सैन्य क्षेत्र में सेवा देता है। भारत को सैन्य क्षेत्र में क्या करता है दोस्तों, सेवा देता है। कौन, ग्लोनास। ये जो ग्लोनास है ये भारत को सैन्य क्षेत्र में भी सेवा देता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। बात क्लियर हो गई कि सैन्य क्षेत्र में भी सेवा देगा कौन, ग्लोनास। तो ये एक स्पेशल फीचर्स है भारत और ग्लोनास के बीच में जो टाई अप है, उसमें थोड़ा सा ये मामला आपको बताना पड़ेगा कि भारत को सैन्य क्षेत्र में भी सेवा कौन देता है, ग्लोनास देता है। इस बात को ध्यान रखें। और अच्छी बात, इस पूरे के पूरे ग्लोनास में टोटल कितने उपग्रह हैं, 33 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह मेरे भाई, 33 उपग्रहों का एक जाल है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बात किसको लेके है, ग्लोनास को लेके। तो भारत ने जो सहयोग किया है वो ग्लोनास का किया है, क्योंकि अगर ग्लोनास अच्छा कर पाएगा तो भारत को कहीं ना कहीं इससे फायदा है। क्योंकि रसिया जो है बेटा, ये रसिया जो कंट्री है ये भारत का हमेशा सपोर्ट करता है। रसिया ने हमेशा भारत का साथ ही दिया है, कभी भारत से दगा करने की इसने कोशिश नहीं की और नहीं करता भी नहीं है। ये कहता है कि भारत जो है वो बिल्कुल सक्षम है और सही देश है, तो हमेशा भारत का साथ देता है। अब कुछ चीज़ें हैं, जब से आपको पता है नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी का झुकाव अमेरिका की तरफ है थोड़ा सा, क्योंकि दक्षिणपंथी हैं तो झुकाव तो ऑब्वियसली हो। तो थे, जब झुकाव इधर था तो रूस थोड़ा सा भारत से रुष्ट हो गया। तो मोदी जी बड़े डिप्लोमेटिक आदमी, उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि 100 नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है, कि 100 नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। ये बात उन्होंने कह दी। तो कहते ही फिर वो चीज़ें, रिश्ते इंटरनेशनल भी इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है कि आपका झुकाव किस तरफ है और आपका किसने साथ दिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इन बातों का भी आप विशेष ध्यान रखा करें। ये बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये चीज़ ग्लोनास को लेके है। आगे चलते हैं। अब इसमें आता है नंबर 3। नंबर 3 चीन है। चीन का क्या है, बताओ फटाफट, चीन का क्या नाम है, कंपास। कंपास या बीडू, क्या नाम है मेरे भाई, कंपास या बीडू। किस, क्या नाम है, या तो कंपास हो या बीडू हो, एक ही बात है। चलो, कंपास या बीडू की अपन बात कर लेते हैं। नाम किसका है, चीन का।
2020-21 में वैश्विक हुआ, कितने उपग्रह हैं? 35। 20-21 में वैश्विक कितने हैं मेरे भाई? 35 सैटेलाइट। बीडू क्या है? अब ये कंपास और बीडू दो नाम आते हैं तो खोपड़ी वैसे ही खराब हो जाती है साहब। ये भी है तो ये चाइना का है तो ये तो चाइना के अंदर काम करेगा, इससे भारत का कोई लेना देना ही नहीं है। और अब देखो इसमें दो नाम है, इनको समझना, क्योंकि भारत के साथ भी आएंगे तब दिक्कत आपको हो जाएगी। आपको पता है कि पहले जो नासैनिक थे या जो भी थे वो लोग दिशा सूचक यंत्र कंपास का प्रयोग करते थे दिशा का ज्ञान करने के लिए, जो नॉर्थ से साउथ ही रहता था। दिशा कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता था, मतलब डायरेक्शन के लिए, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। अब साहब जब इसके सैटेलाइट 24 से कम, 24 से कम, तो क्या नाम था? बीडू। और जब इसके सैटेलाइट 24 से अधिक, तो नाम क्या? कंपास। मतलब साहब बात फिर समझ में नहीं आई हमारे। बीडू जो है ये इसका क्षेत्रीय नाम है और कंपास जो है ये एक वैश्विक नाम है। कि कंपास तो वैश्विक है और बीडू क्षेत्रीय है। सर फिर भी समझ में नहीं आई, कतई नहीं आई गुरुजी, और बताओ डिटेल। अरे और सुनो, देसी सुनो फिर। अब कालूराम, आपका एक दोस्त है कालूराम, ध्यान से सुनना बातों को। आपके साथ कॉलेज में पढ़ा, आपका दोस्त है, ये आप हैं और कालूराम आपका दोस्त है। कॉलेज में पढ़ता था, कालूराम बहुत इंटेलिजेंट था, अब एक अधिकारी बन गया है, एक बड़ा अच्छा अधिकारी बन गया है। जैसे अब वो आईएएस बन गया भाई साहब, देखो आईएएस ऑफिसर बन गया। आप इस कालूराम की शादी में गए। अब कालूराम की शादी है गांव में। अब कालूराम गांव से था बेचारा, गांव में चले गए कालूराम की शादी में। आप जब गए, आपने एक गांव में एक आदमी जा, एक बूढ़ी सी माता जा रही थी, एक बूढ़ी सी महिला जा रही थी, डोकरी जिसको बोलते हैं गांव में। उससे आपने पूछा कि दादी वो कालूराम का घर कौन सा है? माता जी वो कालूराम का घर कौन सा है? उसने कहा कालूराम, हमारे गांव में तो कोई कालू नहीं है, हमारे गांव में कोई कालू नहीं। आगे बात समझ में। अब आप लोग और आपके सारे फ्रेंड, पूरा भारत, भाई आईएएस हो गए ना, तो जितने भी लोग उसको जानते हैं वो सब लोग किस नाम से जानते हैं उसको? कालूराम के नाम से। सारे लोग कालूराम के नाम से जानते हैं। अब आपने थोड़ी सा आगे, एक और आदमी मिला, आपने कहा बाबा राम राम। राम राम भाई, राम राम। कहाँ से आए हो बाबा? वहां से आए। कि कहाँ जा रहे हो? कि वो हमारा एक दोस्त है कालूराम मीणा, कालूराम जो भी है, कालूराम हमारा दोस्त है, वो आईएएस है, उसकी शादी में। वो उसने कहा अरे उसका नाम कालूराम थोड़ी है, उसका नाम तो कालू है, उसका नाम तो क्या है? कालू है। तो आप मुझे एक बात बताना, उसका नाम क्या है मेरे भाई? कालू है। तो जैसे ही कालू शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे ही यहां पर कालू शब्द का प्रयोग हुआ, तो मेरे भाई अब आपको समझ में आ गई कि क्षेत्रीय स्तर पर तो उसको कहते हैं कालू, और पूरी दुनिया उसको वैश्विक स्तर से क्या कहती है? कालूराम। यही बात होती है। इसी तरीके से पूरा चाइना जो है इसको बीडू के नाम से जानते हैं, और भारत वाले, अमेरिका वाले इसे किस नाम से जानते हैं? कंपास के नाम से जानते हैं। ये है नाम का अंतर। तो बड़ी कहानी है इसकी, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये नाम के ऊपर ही की बात है इतनी सी कि साहब कैसे कैसे नाम है, तो ये कोई बड़ा नाम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कालूराम और कालू में ये अंतर है, बड़ा कोई अंतर नहीं। चलो ये बात यहां पर क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब चौथा आता है नंबर 4, गैलीलियो।
गैलीलियो की मैं बात करता हूं, ईएसए, और ईएसए की जब बात होती है तो आधे लोगों को तो नाम ही नहीं पता ईएसए का मतलब क्या है। बताओ ला, कौन बताएगा? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ईएसए का मतलब होता है दोस्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए का मतलब है। अच्छा चलो, अब ईएसए का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो अब सुनना आगे की बात। इसमें वर्तमान में काफी अच्छे सैटेलाइट लगा दिए हैं, 30 से अबो कर दें, 30 से अधिक, 30 से अधिक उपग्रह लगा दिए। पहले तो ये क्षेत्रीय स्तर का था, अभी ये वैश्विक स्तर का हो गया 20-21 में, और इसमें भारत की 4% हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी थी, मतलब ये भारत को, इसकी जो गैलीलियो जो है, इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 4% है। मतलब गैलीलियो भी भारत की मदद करने को तैयार था, लेकिन ये पहले क्षेत्रीय स्तर का था, तो कोई बात, हमें जब क्षेत्रीय स्तर पर जानी होती थी तो उसकी हम सहायता ले लेते, लेकिन अब ये वैश्विक स्तर का हो गया तो बड़े स्तर पर भारत का देता है। तो इसमें भारत की सिर्फ पार्टनरशिप कितनी परसेंट है बेटा? 4% है। ये बात भी आपको कंसिडरली ध्यान रखना। कितने परसेंट ध्यान रखना मेरे भाई? 4% की है, और ये भी वैश्विक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये भारत को सेवा देगा, भारत की मदद करेगा, भारत की मदद करता है, भारत की क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि ये जो है ये भारत की पूरी मदद करता है गैलीलियो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये जो है 30% से अधिक सैटेलाइट है, 4% भारत की हिस्सेदारी है, और भारत की पूरी मदद करने को तैयार है कि जैसे भारत जो चाहेगा वो इसमें भारत की पूरी मदद करेगा। तो ये बात तो यहां पर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है भारत के नेविगेशनों की। अब बात आती है हमारे खुद के नेविगेशन की कि हमारा नेविगेशन कौन सा है। तो आइए देखो देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं अगर आपको IRNSS पढ़ा रहा हूं तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से ही ज्ञात है सारी चीज। अब मैं लेके चर्चा कर रहा हूं IRNSS, जो कि भारत का है, और क्वेश्चन भी इसी से आता है, इस बात को भी ध्यान रखें। IRNSS पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इसका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखना कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये IRNSS जो है ये भारत का नेविगेशन है, और ये इसका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखें। पर एक चीज ध्यान रखें कि रीजनल जब शब्द आ गया तो ये क्षेत्रीय स्तर का नेविगेशन है, यह है क्षेत्रीय स्तर का नौवहन है, यह क्षेत्रीय स्तर का नौवहन है, मतलब नेविगेशन। IRNSS जो है भारत, और ये कैसा है? ये क्षेत्रीय स्तर का क्या है दोस्तों? नौवहन है, मतलब ये जो है ये क्षेत्रीय स्तर का क्या है दोस्तों? नेविगेशन है। ये बात हो गई आपकी। चलो आगे बिंदु पे चलते हैं, अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। भाई ये क्षेत्रीय स्तर का नौवहन है, मतलब नेविगेशन है। IRNSS किसका है दोस्तों? भारत का। अब बात सुनना, क्षेत्रीय स्तर का है, इसमें सैटेलाइट कितने? तो मैंने कहा कि मिनिमम सैटेलाइट कितने चाहिए मेरे भाई? 4 सैटेलाइट तो चाहिए। और संपूर्ण भारत को, एक बात ध्यान रखना, पूरे भारत को कवर करने के लिए, पूरा का पूरा जो भारत है इसको कवर करने के लिए हमें 7 उपग्रह चाहिए। आवृत करने के लिए कितने चाहिए? 7। मिनिमम कितने चाहिए मेरे भाई? 7 उपग्रह चाहिए भारत को। तो भारत ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, कुछ कंट्रियों की हेल्प ली, और भारत ने कहा कि साहब मैं भी नेविगेशन पे काम करूंगा, और स्टार्टअप करना स्टार्ट कर दिया।
अब जब भारत ने स्टार्ट किया तो 7 जो सैटेलाइट थे, और ध्यान रखना सबसे अच्छी बात, आप मुझे एक बात बताना, ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, कंसेप्ट में समझना। मैंने कोई फोटो लिया, मैंने कैमरे से कोई फोटो लिया 20,200 किलोमीटर से, कितनी ऊंचाई से? 20,200 किलोमीटर ऊंचाई से। तो इतना क्षेत्र का फोटो आ गया, सही है, यहां तक का फोटो आ जाएगा, इस क्षेत्र का फोटो मेरे पास आ गया। मैंने एक और फोटो लिया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से, तो इतने क्षेत्र का फोटो आ गया, सही है, हाँ हाँ सब आएगा भाई, जितना नजदीक रहेंगे उतना कम आएगा, जितना दूर जाएंगे, दूर से लेंगे उतना बड़ा आएगा। तो भारत ने क्या किया कि अपने जो नौवहन के उपग्रह थे उनको 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई में ना छोड़कर सीधा कितने पर छोड़ दिया? 36,000 पर। कितने पर छोड़ दिया? 36,000 पर। ध्यान रखना, भारत के सभी उपग्रह, सभी नेविगेशन के उपग्रह, सभी उपग्रह जीईओ कक्षा या जीएसओ कक्षा में छोड़े गए। ये बात आप ध्यान रखना, 36,000 किलोमीटर की कक्षा जो है वहां पर भारत ने अपने नेविगेशन के छोड़े हैं, 20,200 पर नहीं छोड़े, क्योंकि भारत के पास इतना दूर से लेना था और हमें क्षेत्रीय करना है, तो भारत ने कि यार ऊपर ही चलते हैं, तो यहाँ से तो वैसे भी पिक्चर सेट नहीं होगी और हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम अभी इतना कर पाएँ, तो अभी हम उस कक्षा में चल के सारे तामझाम को कंट्रोल में करते हैं, और भारत चला गया कहाँ पर? 36,000 की ऑर्बिट पर। अब वहाँ पर इसने सैटेलाइट छोड़ना प्रारंभ किया, और किस तरीके से छोड़े इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था आईएएस में। मैंने आपको पहले ही बताया कि सैटेलाइट इस तरीके से छोड़े जाते हैं, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस। ध्यान रखना, 3 उपग्रह जो थे वो जियो स्टेशनरी में है, 4 उपग्रह जो हैं वो जियो सिंक्रोनस में, और 2 सब्स्टिट्यूट है। इसको तो बोलते हैं जियो स्टेशनरी सेनरी, ये जियो स्टेशनरी हो गया और ये जियो सिंक्रोनस हो गया। जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, तो इसके अंदर 3 आए और इसके अंदर क्या आए मेरे भाई? 4, और 2 जो हैं वो सब्स्टिट्यूट है। मैं बताऊंगा 2 कौन से हैं, 2 क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो मतलब भारत ने नेविगेशन में कितने उपग्रह छोड़े हैं? टोटल 9। भारत ने नेविगेशन में कितने छोड़े हैं मेरे भाई? 9 छोड़े। उनको लेके अपन चर्चा करेंगे कि 9 सैटेलाइट जो छोड़े हैं उनमें 2 सब्स्टिट्यूट कैसे हैं। मतलब इसमें से एक तो ऐसे चला गया, ऐसे भी मान लेंगे, एक रिप्लेस हो गया, तो वो सब्स्टिट्यूट मतलब एक्स्ट्रा चीज जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इनका हम उपयोग करेंगे। तो टोटल हमने कितने उपयोग करे? 9। काम कितने कर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इस तरीके से इनको छोड़ा है। ये जो क्वेश्चन है आईएएस में, यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। ये देखना पेपर कभी उठा के, तब यहाँ से आया था क्वेश्चन एक IRNSS से, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहली जो लाइन थी वो ये थी कि कितने 7 में से कितने कहाँ लगे हुए हैं, तो आपको 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस में बताने बेटा। चलो अगली बात, अभी जो सैटेलाइट छोड़ने का जो क्रम लगा, कब से स्टार्ट हुआ ये भी ध्यान रखना। भारत ने पहला जो सैटेलाइट छोड़ा वो 2013 में छोड़ा। ये बात ध्यान रखना कि पहला जो इस पे सैटेलाइट गया वो 2013 में गया। मतलब भारत ने नेविगेशन पे जो काम करना स्टार्ट किया है वो 2013 से भारत ने प्रॉपर तरीके से नेविगेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया 2013 से, ठीक। अच्छा, अब बेटा मैं यहाँ पर 2 चीज लिखूंगा, एक तो उपग्रह और एक नाम लिखूंगा रॉकेट, सही है ना, क्योंकि ये चीज मिलान में पूछी जाती है कि उपग्रह और रॉकेट। भाई रॉकेट उपग्रह ऊपर दे देगा, नीचे मिलान दे देगा, जो आरएस में पूछा गया था एक बार, ठीक है। देखो कैसे,
उपग्रह के लिए एक सीरीज लिखनी पड़ेगी, IRNSS के उपग्रह हैं, तो मुझे यहाँ एक शब्द लिखना पड़ेगा IRNSS। और रॉकेट हमारा एक ही काम लिया गया था, वो है PSLV। रॉकेट तो PSLV है और उपग्रह कौन के हैं, IRNSS के हैं, तो वो हमें नाम देने हैं। तो ध्यान से सुनना, पहला उपग्रह IRNSS 1A, दूसरा उपग्रह IRNSS 1B। ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट। IRNSS 1C, IRNSS 1D, ठीक है, 4 हो गए बेटा। E, 1F, 1G, 1H और 1I। 1I कितने हुए टोटल? 9। समझना, IRNSS में टोटल उपग्रह छोड़ना कब से प्रारंभ किए? 2013 से। टोटल कितने छोड़ दिए अब तक? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई तक की सीरीज छोड़ दी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब रॉकेट कौन सा है? रॉकेट भारत के पास एक ही है मेरे भाई, PSLV। तो PSLV 22, रॉकेट नंबर कौन सा है? 22। PSLV 24, PSLV 26, सबके आगे PSLV लिख रहा है ना, ध्यान रखना, सबके आगे PSLV है। 26, PSLV 27, PSLV 31, PSLV 32, PSLV 33। ठीक है, अब बात को समझना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट दे रहा हूं। ये जो काम है 2013 से प्रारंभ हुआ और यहां आते आते 2016 आ गई। कौन सी डेट आ गई? 2016। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टशन में आ गए, टशन में, कि जो सपना अटल बिहारी ने देखा था वो आज मेरे सानिध्य में पूरा होगा। और फिर वो राजनीतिक चीजें भी थोड़ी बहुत आ गई। बड़े खुश हुए मोदी जी। पर ये देश का मुझे नहीं पता सौभाग्य है कि दुर्भाग्य, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। अब साहब, दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात है कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी स्पीच देने लगे। मोदी जी स्पीच देने लगे और उन्होंने कहा कि अब भारत का खुद का नेविगेशन बन चुका है, अब भारत किसी पर डिपेंड नहीं है। 2018 से भारत का नेविगेशन काम करेगा और मैं इसको अपने देश के मछुआरों को समर्पित करता हूं। अपने देश के मछुआरों को समर्पित करते हुए इसको एक नाम दूंगा। अब वो नाम की बात आ गई, क्या नाम दें, कि नाम दूंगा। तो मोदी जी ने एक नाम दिया, समर्पित किया मछुआरों को, और नाम दिया दोस्तों नाविक। क्या नाम दिया इसका? नाविक। समर्पित किसको है ये? मछुआरों को। किसको समर्पित है दोस्तों? ये मछुआरों को समर्पित है। और इसका नाम क्या दिया मोदी जी ने? नाविक नाम दिया। और कहा कि ये मेरा देश का सौभाग्य है कि आज भारत देश का खुद का नेविगेशन बन गया है और 2018 से काम करेगा। हमारी जीपीएस से निर्भरता खत्म हो जाएगी, हम दुनिया में अब राज करेंगे। सार्क देशों में सबसे बड़े कंट्री हम होंगे, सार्क देशों में हम अधिकार करेंगे। क्या हो रहा है दक्षिण एशियाई देशों में हम सब पता रखेंगे, हम वो भारत वाले हैं। और लंबी लंबी दे दी इसने भाई साहब। इसके बाद ये सैटेलाइट 1H वाला सैटेलाइट छोड़ा गया और इसके लिए रॉकेट कौन सा था? 39। जब ये रॉकेट छोड़ा गया मेरे भाई, तो ये रॉकेट असफल हो गया। बात आ गई ना, वही मैं लास्ट जब PSLV पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि PSLV की 2 उड़ान असफल हुई। एक तो पहली उड़ान असफल हुई PSLV की, एक 39 वाली उड़ान असफल हुई। ये चीज बताई कि नहीं बताई? बताई थी लास्ट क्लास में। देखना PSLV जब पढ़े तो मैंने बोला ये सब कि पहली और 39 दो ही असफल रही। तो एक मोदी जी के काल में ये मिशन, ये जो थी वो असफल हो गई। तो जो भारत सपना देख रहा था कि अब तो नेविगेशन बन गया, वो मामला गड़बड़ हो गया। मोदी जी के थोड़ा सा ब्रेक लग गया कि तो क्या हुआ, रायता फैलने वाला है, ये तो रायता फैलने वाला है, अब तो रायता फैल सकता है, अब क्या करें।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिल्ड रहो, थोड़ा सा और पेशेंस रखा कि चिल्ड रहना है तो रहो, कोई बात। अब ध्यान से सुनना, जब ये बात हुई तो मोदी जी ने फिर इसको छोड़ा 1I को। इसके लिए रॉकेट नंबर कौन सा है? 41। मिलान में आएगा, पहले ही कह रहा हूं मिलान में आएगा, ये क्वेश्चन मिलान में आता है और मिलान में पूछेगा एक तरफ रॉकेट के नाम, ऊपर सैटेलाइट के नाम, फिर गड़बड़ करोगे फिर रायता फैल जाएगा जिंदगी में, ध्यान रख लेना। और इतना रायता पहले से ही फैला पड़ा है कि अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। 41 को लॉन्च किया जाएगा, पर ध्यान से सुनना, जब 41 को लॉन्च कर रहे थे, इसे देश का दुर्भाग्य कहेंगे, जब 41 को लॉन्च कर रहे थे तो ये जो 1A नाम का सैटेलाइट है भारत का पहला, इसके अंदर एक समय निर्धारण के लिए, ध्यान रखना, समय निर्धारण के लिए घड़ी लगी हुई है। समय निर्धारण के लिए क्या लगी हुई है? घड़ी, जो किसकी है? रूबिडियम की। घड़ी किसकी है मेरे भाई? रूबिडियम की घड़ी है। ये घड़ी जो है ये खराब हो गई, ये घड़ी जो है बेटा क्या हो गई? खराब हो गई। इस बात को आप ध्यान रखना, घड़ी क्या हुई दोस्तों? खराब हुई। अब आगे बात समझ में, घड़ी क्या हो गई? खराब। घड़ी जब खराब हुई तो समय कौन बताएगा? इसलिए भारत ने क्या किया? 1A को, ध्यान रखना, 1A के स्थान पर किसको छोड़ा? 1I को छोड़ा। इसका मतलब 1A को प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। 1A को क्या कर दिया दोस्तों? प्रतिस्थापित कर दिया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, 1I के द्वारा 1A को क्या किया गया दोस्तों? प्रतिस्थापित किया गया। 1A को 1I के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? प्रतिस्थापित किया गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके। और अभी भी छोड़े कितने थे टोटल? 9। ध्यान रखना, टोटल देखो 9 छोड़ दिए भारत ने, अभी भी काम कितने कर रहे हैं? टोटल 7 ही काम कर रहे हैं। टोटल कितने काम कर रहे हैं? 7। बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नेविगेशन को लेके एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं। मैं ये चाहता हूं कि नेविगेशन के मामले में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और होना चाहिए चीज, है ना बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या कर दिया गया? उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब आगे सुनना, अब आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि भारत के नेविगेशन में टोटल उपग्रह कितने हैं, तो आप कहोगे 9। आप पूछे कि काम कितने कर रहे हैं, तो आप कहोगे 7। ठीक है, एक असफल हुआ, फिर आपको बतानी पड़ेगी पूरी डिटेल। अगर आपसे पूछता है तो आप कह दोगे एक क्या हुआ? असफल, और एक क्या हो गया? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित भी हो गया। अब ये है, तो भारत को नेविगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि भारत बहुत सारी चीजें झेल रहा था। अमेरिका जब भी, अब चाइना जैसे कंट्रियों ने बना लिया तो भारत की सीमा में घुसपैठ करेंगे लोग, तो घुसपैठ से हमें बचना है, आतंकवाद जैसी गतिविधियों से हमें बचना है, तो हमें इसकी जरूरत है। हमें इसकी वास्तविकता में क्या है दोस्तों? जरूरत है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमने किसका बनाया? नेविगेशन बनाया, खुद का नेविगेशन बनाया। क्या नाम से? IRNSS के नाम से। तो हमें जरूरी हो गई चीजें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी होने का सबक था कि हमें लोग भविष्य में परेशान ही करेंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बेटा? अच्छा, प्रतिस्थापित किया। और दूसरा देखो क्या क्या फायदे मिलेंगे। नंबर 1, GPS से निर्भरता खत्म, GPS से हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हम GPS पर निर्भर नहीं रहेंगे। आतंकवाद एवं घुसपैठ पे नजर, घुसपैठ पर नजर, भारत की नजर रहेगी, आतंकवाद और घुसपैठ पर नजर रहेगी। ठीक है। तीसरा, सार्क देशों को साथ लाने का साथ लाने में मदद मिलेगी, या उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। नंबर 4,
ये सारे काम होंगे। इसके बाद भाई ये काम तो हो गए कि इन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलेगा, लोगों पर निगरानी कर सकेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कितने क्षेत्रफल में काम करेगा, तो 1500 वर्ग किलोमीटर तक कार्य करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितने किलोमीटर तक काम करेगा, 1500 वर्ग किलोमीटर। आईएएस वाले क्वेश्चन में है ये मेंशन, 5500 के आसपास लिखा हुआ है शायद वहां पे, तो वो गलत, क्रॉस 1500 लिखना है। कितना है वो, 1500 वर्ग किलोमीटर तक कार्य करेगा। और इसकी जब घोषणा हुई थी तो ये कहा था कि 2019 तक चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी चालू नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं थी, इसलिए नेविगेशन चालू नहीं हो पाया है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इस आधार पर उसमें सिर्फ एक ही आंसर था ना, एक ही ऑप्शन वही सही था, 3 में से 2 गलत थे, क्योंकि एक में 1500 किलोमीटर है, क्योंकि ये जीपीएस जो है, ये हमारा जो आईआरएनएस है, ये भारत के बाहर 1500 किलोमीटर तक के वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में ही काम करेगा। और इसकी जो घोषणा थी कि 2019 तक ये पूरा होगा, ये नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, क्योंकि 20 में कोविड आ गया और फिर 21 में फिर वही चीज़ें सामने आई, तो उसके कारण ये चीज़ें हम काम नहीं कर पा रहे, मतलब हम इनको एक मूल स्वरूप नहीं दे पा रहे। आप समझ रहे हो, एक मूल स्वरूप नहीं दे पा रहे, और मूल स्वरूप के कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक जनरली ये चीज़ हमारे सामने फेस हो रही है कि यार ये देश के साथ क्या हो रहा है। पूरे विश्व भी आज इस चीज़ से त्राहीमाम है कि साहब पूरे विश्व के साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। ये बात ध्यान रखना, 1500 वर्ग किलोमीटर 2019 तक था, चालू नहीं हुआ, अब इस पे काम करने चाह रहे हैं, तो ये नेविगेशन के हमें फायदे होंगे। अब देखो ये अभी जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, ये नहीं होंगी, फिर हमें पता लग जाएगा लोकेशन। अभी जीपीएस लगाना पड़ता है। अब जीपीएस क्या है यार, उस पर निर्भरता है हमारी, अभी पूर्णतः हम जीपीएस पे निर्भर है, कुछ भी करना है जीपीएस। अब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी सारी प्राइवेसी भी आउट कर रहा है। जब हमारे पास खुद का होगा तो हम खुद का यूज करेंगे ना भाई, और जब हम खुद का यूज करेंगे तो हम टेंशन ही नहीं लेंगे, सही है ना। तो हमारे देश के साथ हमारी चीज़ें हमारे देश में रहेंगी। अभी क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है और इसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा। जब चीज़ें काम की जरूरत पड़ती है तो पीछे हट जाता है, और ऐसे देता रहता है, तो क्या मतलब हुआ उन चीज़ों का, आप बताइए मुझे। और अभी क्या इतनी सटीकता नहीं है, अभी नेविगेशन में इतनी सटीकता नहीं है। अभी काफ़ी बार जैसे कोई गांव ढूंढते हैं तो वो नेविगेशन में नहीं आता, जैसे मेरा गांव है तो वो तो नेविगेशन में आता ही नहीं है। मेरा गांव जो है वो नेविगेशन में आता ही नहीं है, ऐसा ऐसा गांव है कि वो नेविगेशन में नहीं आता, बताते ही हमें ऐसा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम प्राउड ऑफ, मैं गांव से हूँ, मैं प्राउड करता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो ये बड़े चीज़ें हैं, इनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखो आप, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन वहाँ आया हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। तो ये बातें नेविगेशन को लेके थी। एक नेविगेशन की तरह ही, एक नेविगेशन नहीं है लेकिन बिल्कुल सेम नेविगेशन जैसा ही है, नेविगेशन जैसा ही है मतलब है नहीं, लेकिन उसके जैसा है। क्या है साहब ऐसा, देखो आपने गगन नाम सुना है, गगन, गगन एक्चुअली में क्या है कि आप यहां इसको समझना, आप साइड में समझें इसको। ये जयपुर है और ये मुंबई है, ठीक है भाई। अब जयपुर से मुंबई अगर कोई वायुयान जाता है, वायुयान गया तो वो ऐसे गया घूम के 1500 किलोमीटर, ठीक है, गया, चला गया, मुंबई से जयपुर आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जब जयपुर से मुंबई गया तो मुंबई में बरसात हो रही थी, अब ये उतार नहीं सकते, लैंड नहीं करा सकते, बड़ी समस्या होगी कि मुंबई में भयंकर बरसात, जबरदस्त बरसात हो रही है, और भाई साहब मामला इसका गड़बड़ होगा तगड़ा बड़ा। जब मामला इसका गड़बड़ हुआ तो फिर कि साहब वापस क्या करें, कि साहब ऐसा करो मुंबई तो नहीं तो कहीं बीच में उतार दो। अब ऐसे थोड़ी होता है, जयपुर से मुंबई गए बीच में दिल्ली उतार दो, इनको दिल्ली ले चलो, दिल्ली में उतार देंगे, ऐसा थोड़ी यार। या तो जयपुर या मुंबई, दो ही जगह उतार, या तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, या फिर खत्म हो रहा है वहाँ पर, इसके अलावा बीच में कहीं नहीं उतरेंगे हम, इधर उधर भी नहीं उतरेंगे हम। अब ये वापस आएगा प्लेन, तो जयपुर आएगा तो वो यात्री वापस किराया मांगेंगे, हमारा किराया उराया दे। तो वायुयान के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी खराब मौसम में, खराब मौसम, ये वायुयान की एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग नहीं होना,
तो खराब मौसम और दूसरा सीधा मार्ग नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। ठीक है कि एक तो यार वायुयान जब जाते हैं तो उनको खराब मौसम मिला है, तो ये वायुयान की समस्या है। वायुयान की क्या है दोस्तों, ये समस्या है कि एक तो खराब मौसम उसकी समस्या रहता है और एक सीधा मार्ग उसके पास नहीं होता, ये दो समस्या होती है, जिसके कारण नुकसान किसको होता है, वायुयान को। वायुयान को नहीं होता, वायुयान को चलाने वाली एक संस्था है, उसका नाम है मेरे भाई AAI। कौन सी संस्था है, AAI, भारतीय विमानन प्राधिकरण। भारतीय विमानन प्राधिकरण, ध्यान रखना उसका नाम है भारतीय विमानन प्राधिकरण। एआई एक संस्था है, इसको नुकसान होगा। तो सीधी वायुयान को देखो, एआई एक संस्था है जो वायुयान पे मॉनिटरिंग करती है। वायुयान के साथ दो समस्या, खराब मौसम और सीधा मार्ग नहीं होना, ये दोनों समस्या अब क्या करें। तो मेरे भाई इस एआई को समस्या हुई ना, तो एआई ने समझौता कर लिया इसरो के साथ। किसके साथ किया, इसरो के साथ। तो इसरो क्या है, भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी भारत, कहीं भूल जाए तुम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों संस्था मिली, इन दोनों ने एक बढ़िया कोलैबोरेशन किया, टाई अप किया कि साहब ऐसा करते हैं। ये एआई इसरो के पास गया, एआई ने इसरो से कहा कि देखो साहब हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। इसरो ने कहा बोल बोल, तेरी भी सुनेंगे हम, सबकी सुनते हैं तो तेरी क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। कि यार मैं जब वायुयान छोड़ता हूँ ना, तो एक तो उनको सीधा रास्ता नहीं मिलता, तो घूम फिर के जाते हैं वो, जो हाँ 150, अब जैसे जयपुर से मुंबई अगर हम सीधा जाएं तो मान लें कि ये कितना पड़ रहा है, 1000 किलोमीटर ही, तो 500 किलोमीटर का क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो 500 किलोमीटर का ईंधन भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। तो एक तो मुझे सीधा रास्ता नहीं मिलता मेरे वायुयान को, ये समस्या है। और दूसरा, जब मौसम खराब होता है तो मैं लैंड नहीं करा पाता, जब मौसम खराब होता है तो मैं लैंड नहीं करा पाता, जिसके कारण फिर नुकसान होता है मुझे। तो उसने कहा कि यार बात तो तेरी सही है, तू समस्या में तो भयंकर है, तू समस्या में तो भयंकर है, तेरी समस्या तो मुझको सुननी पड़ेगी। तो फिर एआई ने कहा कि अगर आप हमारी सुन लें, तो इसरो ने कहा कि क्या है, तो उसका नाम जो है ना, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कोलैबोरेशन हुआ, और उस कोलैबोरेशन का नाम ही क्या है, गगन है। समझौते का नाम है भारत का नेविगेशन नहीं है। अब कुछ लोग इसे भारत का नेविगेशन बढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसे गगन को भारत का नेविगेशन पढ़ा देते हैं, जबकि नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन तो नाविक है यार, IRNSS ये नहीं है। इसलिए इसको मैंने साथ में ही समझाना उचित समझा, वरना अलग से भी समझा सकता था। अब साहब गगन एक समझौता हुआ, इनका जो भी परसेंटेज था वो डिवाइड हो गया कि साहब 40% मुझसे देना, 60 तू लेना, 60 तू ले ले, 37 में लो, जो भी है वो डिसाइड हो गया। ठीक, अब इसरो ने जो भी इसमें अंदर GPS की सेवाएं लिया, जो भी ली वो ले ली। अब साहब ये समझौता काम क्या करेगा, गगन जो है ये नेविगेशन की तरह ही काम करेगा, लेकिन नेविगेशन है नहीं है, काम तो नेविगेशन की तरह ही करेगा। जब खराब मौसम होगा तो ये बता देगा साहब मौसम खराब है, और सीधा रास्ता भी बता देगा कि ये सीधा रास्ता है। खराब मौसम के बारे में बता देगा तो नुकसान नहीं होगा किसको, एआई को, ये चीज ध्यान रखना। तो गगन जो है नेविगेशन नहीं है, इसरो और एआई का एक क्या है, समझौता है। मैं यहां लिख देता हूं, गगन नेविगेशन नहीं है, नेविगेशन नहीं। गगन जो है नेविगेशन नहीं है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि गगन नेविगेशन नहीं है। ये तो एआई और इसरो का क्या है, एक समझौता है, कोलैबोरेशन है, जिसके द्वारा वायुयानों को सीधा मार्ग प्रदान किया जाएगा, तथा खराब मौसम होने पर, जब मौसम खराब होगा, उस खराब मौसम की हमको जानकारी देने का काम करेगा। ये चीज आपके दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए। ये काम है किसका दोस्तों, गगन का। तो ये बात है, तो गगन इस तरह का है, गगन का उस चीज से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। गगन जो है इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब भी नहीं रखता है गगन की साहब इस तरह की चीजें गगन के साथ हो।
इसका मतलब ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है, वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें वहाँ पर। तो गगन, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये जो चीज़ें थी ये नेविगेशन के अंदर थी, इनको आपको ऐसे कैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। एज इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है। आपने कुछ बदला तो आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो अभी तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।